बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग व्यूअर्स। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हर ट्यूसडे को जैसे कि हमारा प्रोग्राम होता है हाज़िर हूँ मैं। हमारा ये प्रोग्राम लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है। आपको किसी किस्म का कोई भी कानूनी मसला है तो आप प्रोग्राम में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। प्रोग्राम का दौरानिया 1 घंटे का होता है। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी हमारे कॉलर्स हमें कॉल करने की कोशिश करते हैं उन सारों से बात हो सके, लेकिन बहुत डिटेल में आपसे बात नहीं हो सकती। वक्त इस बात की चूँकि इजाज़त नहीं देता, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब इस प्रोग्राम में आपकी मुझसे बात होती है तो उसके बाद भी बेहतर होता है किसी वकील से जाके अपना केस ज़रूर डिटेल में डिस्कस कर लिया करें। वक्तन फ़वक्तन इमिग्रेशन कवानीन में अगर कोई अपडेट्स आती हैं तो मैं वो भी बताता रहता हूँ। और स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है स्टूडियो का। इस नंबर पे आप कॉल करके, ये इस वक्त लाइव प्रोग्राम हो रहा है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो बराह मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम डिले होता है। अगर आप अपना वॉल्यूम बंद नहीं करते तो फिर सही तरह आपकी मुझसे बात नहीं होगी। अगर आप जब कॉल थ्रू होती है, मुझसे बात होती है, तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी प्रॉब्लम और डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था पिछले हफ्ते का कि ब्रेक्सिट के हवाले से अभी तक कोई सिचुएशन अनक्लियर है। ये अभी जो 1-2 महीने हैं ये बड़े क्रूशल हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि 29 मार्च 2019 का टाइम है जब यूके ने EU से निकलना है। अब क्या होता है, डील होती है नहीं होती, ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि शायद दोबारा से रेफरेंडम हो या ना हो। ये इंशाल्लाह कुछ अरसे में, कुछ दिनों में या चंद हफ्तों की बात है, हमें पता चल जाएगा। उस हवाले से अगर कोई भी अपडेट्स जो यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से मज़ीद आती है तो मैं इस प्रोग्राम में, आप ये देखते रहिए प्रोग्राम हर हफ्ते इंशाल्लाह, अगर कोई भी अपडेट आती है मैं ज़रूर दूंगा। फ़िलहाल जो सिचुएशन है, बल्कि ये भी एक नई ख़बर है कि जो EU नेशनल्स हैं उनको यहाँ पे जो रहने के लिए दरख्वास्त करनी होती है, जो आम तौर पे 65 पाउंड्स पर एप्लीकेंट होती है, वो भी गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि उसको ख़त्म करे। फ़िलहाल किसी किस्म का कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं है। जो EU नेशनल्स हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है जो UK गवर्नमेंट कि वो उनको यहाँ पे रहने की इजाज़त देंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा है कि जो भी हालात होते हैं, जो अपडेट होती है, क्या डील होती है नहीं होती, उस हवाले से अगर कोई चेंजेस आती हैं तो मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में बताता रहूँगा और आप ये ज़रूर देखते रहें। ये चंद हफ्ते और महीने इस सिलसिले में इम्पोर्टेंट हैं। एक्सक्यूज़ मी। उसके अलावा भी कोई अगर इमिग्रेशन के आप अपडेट्स हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगा। प्रोग्राम के आगाज़ आज के पहले कॉलर से करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है आपका? जी मैं अपना नाम तो नहीं बताना चाहूँगी। मेरा ठीक क्वेश्चन है। ये है कि मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवानी है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाया था, तो उस टाइम नादरा ही की मिस्टेक से ना उस पे डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग प्रिंट हो गई थी। फिर मैंने, इतना टाइम नहीं था, मैंने उस पे ही वीज़ा लेके मैं यहाँ ट्रैवल कर लिया। फिर जब मैं अपनी कंट्री दोबारा गई, उसको करेक्ट करवाया, तो वो कहते कि ये ना आपको कोर्ट से अप्रूवल लाना पड़ेगा। तो मैंने कोर्ट से अप्रूवल लेके जाके पाकिस्तानी पासपोर्ट पे करेक्ट करवा लिया है। अब मैं जी उसको ब्रिटिश पे करवाना चाहती हूँ। मैं पूछती हूँ क्या प्रोसीजर है इसका? देखिए, उसका प्रोसीजर ये है कि आपको जो यहाँ पे जो आपकी नेचुरलाइजेशन है जो हुई है, जो आपको सिटीजनशिप मिली है, तो आपको वहाँ पे अपना ये डिटेल जो है चेंज करानी होंगी। उसका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आप अपना रीज़न वगैरह दे के, क्या रीज़न है, क्यों आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले गलत थी और अब जो है क्या आपके पास एविडेंस है कि अब आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है, वो सारा कुछ डिटेल में आप लिख के उनको भिजवाते हैं नेशनलिटी डिपार्टमेंट को। वो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं और अगर उनको लगे कि हाँ जी आपकी एक जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से आपकी पहले डेट ऑफ बर्थ गलत थी और अब सही है, तो फिर आपकी वो डेट ऑफ बर्थ वो चेंज कर देंगे आपको। फिर उस हिसाब से जब वो सिस्टम में चेंज हो जाता है तो फिर आप नए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, वहाँ पे भी वो चेंज कर देंगे। इसके लिए मेरा मशवरा सही ये, सही। जी बोलिए।
क्योंकि मेरा ये कहने का मकसद है क्योंकि उनकी ही डिपार्टमेंट की मिस्टेक से हुआ था। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, प्रूफ हैं कि किन के मेरी डिपार्टमेंट करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ये है, और उन्होंने कर भी दिया, वहाँ की लॉ ने करके दिया, वहाँ की कोर्ट से जी बिल्कुल। अप्रूवल तो लाई उन्होंने। मैं तो इसलिए चांस ये है कि यहाँ पे वो चेंज कर देंगे। अगर वहाँ के नादरा की गलती से हुआ है और कोर्ट के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें सारी एक्सप्लेनेशन है, तो फिर चांस ये है कि यहाँ पे कर देंगे। और जैसा कि मैंने कहा, उसका एक प्रोसीजर है। अब मुझे याद नहीं है कौन सा एग्जैक्टली फॉर्म होता है, लेकिन अगर आप किसी भी वकील के पास जाएं, वो आपको इसमें वो डील कर लेंगे। जो भी उनका रेलेवेंट फॉर्म है उसको फिल करके आप अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ और एविडेंस के साथ नेशनलिटी डिपार्टमेंट को भिजवाएंगे। वो सारा कुछ देखने के बाद आपकी फिर वो जो करेक्ट डिटेल्स हैं वो उसमें इंडोर्स कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर रजा बोल रहा हूँ। जी मैं एक क्वेरीज है कुछ वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी बोलिए। मेरे पास ILR है जी और जी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर सिटीजनशिप। जी जी मुझे अभी 7 साल तो हो गए हैं, लेकिन मेरा जो 5 इयर्स का जो पीरियड है, क्वालिफाइंग पीरियड, वो 480 डेज बनता है। हम्म और ये 7 साल में मेरी जो एक्सपेंसेस हैं वो 730 डेज से कम बनती हैं। अब बताइए कि इस सिचुएशन में क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये वरना मुझे काफी इंतजार करना पड़ेगा 6-8 महीने और। तो जी देखिए, वैसे बेहतर तो ये होगा डॉक्टर साहब, बेहतर तो ये होगा कि आपको अगर 6-8 महीने इंतज़ार करना पड़ता है तो आप वो कर लें। क्योंकि आजकल आपको जैसा कि मालूम होगा, आपने चेक किया होगा कि ऑब्वियसली ऐसी एप्लीकेशंस की फ़ीसें भी काफ़ी हैं। और ये जब आप सर्टन जो 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 एलुके जो नंबर्स अलाउड हैं उससे ज़्यादा जब आप की एब्सेंसेस हो जाती हैं, तो फिर बात चली जाती है जो केस वर्कर होता है उसकी डिस्क्रेशन पे। और वो फिर देखते हैं कि क्या आपके सर्कमस्टांसेस थे, क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से आपको यूके से बाहर इतना ठहरना पड़ा है। तो मुझे वो रीज़न्स का तो नहीं पता। अगर तो कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, आपके कंट्रोल से बाहर थे वजूहात, तो आप एप्लीकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें केस वर्कर की डिस्क्रेशन होती है। अगर यही चीज़ 6-8 महीने बाद आपने अपनी जो कैलकुलेशन की है उस हिसाब से अगर आप 6-8 महीने बाद अप्लाई करते हैं और उसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, तो मेरा मशवरा ये होगा कि फ़िलहाल थोड़ा सा आप वेट कर लें। जब आपका वो विद इन जो आपका टाइम फ्रेम है जिसमें वो आपके डेज पूरे हो रहे हैं, तो फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, मैंने एक बात पूछनी थी। जी अगर आप न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? देखें, नेचुरलाइजेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो एक तो ये आपकी रेजिडेंस रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप पिछले 5 सालों में टोटल 15 महीनों से ज़्यादा बाहर ना रहें यूके से। लास्ट जो 1 साल है उसमें 3 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहें, टोटल 15 महीने 5 सालों में। और उस सिलसिले में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसमें, तो अभी तक अप्लाई नहीं किया ना, इसलिए जी तो 10 साल के बाद अगर आप अप्लाई करो तो क्या आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो लाइफ इन द यूके जी वाला मैं उसी पे होता आ है? रहा हूँ। आपको एक तो ये रेजिडेंस रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, आपको अपने पासपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे जितने रहे हैं उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है। और लाइफ इन द यूके इंग्लिश, ये दोनों आपको पास करने होते हैं। इंग्लिश का जो है B1 की रिक्वायरमेंट है, लाइफ इन द यूके टेस्ट है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप अप्लाई करती हैं तो ये मेक श्योर कर लें कि पिछले 10 सालों में आपने कभी कोई इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच ना की हों, यानी कि कभी आप ओवर स्टेयर ना हुई हो या कोई ऐसी बात ना हुई हो। क्योंकि अगर लास्ट 10 ईयर्स में आपकी ऐसी भी कोई आपने किसी किस्म की अगर कोई इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच की हों तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी मैं शादा बोल रही हूँ लंदन से। जी बोलिए, क्या सवाल है? एक्चुअली मैं पाकिस्तान से एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ, तो इसका क्या प्रोसीजर है, काइंडली प्लीज बता दें। जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उसको पाकिस्तान का जो लीगल तरीका है, कोर्ट के थ्रू आपको अडॉप्शन के डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे अपनी लोकल अथॉरिटी, जो आपकी लोकल अथॉरिटी है,
उनसे रब्ता करेंगे, उनका एक प्रोसीजर है, वो आपको इंटरव्यू वगैरह करेंगे और वो यहाँ से आपको क्लियरेंस देंगे। वो आपको इंटरव्यू करने के बाद कि आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनका जो भी प्रोसीजर है। अगर आप अपने लोकल अथॉरिटी से कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि इस तरह मैं पाकिस्तान से बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, तो वो आपको सारा समझा देंगे। वो आपको इंटरव्यू भी करेंगे, या जो भी उनकी सिचुएशन है वो चेक करेंगे कि आप बच्चे की जो है वो मेंटेन अकोमोडेट वगैरह भी कर सकती हैं कि नहीं। इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो एक तो पाकिस्तान से लीगल तरीके से आपने अडॉप्ट करना है, दूसरा यहाँ पे भी आपको जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ से क्लियरेंस जो है वो चाहिए होती है। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो फिर आप बच्चे के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करती हैं। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है वकील की, आप किसी वकील के पास जाके फिर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे दो सवाल है आपसे। एक ये कि हमारा अपील जो है वो उन्होंने विथड्रॉ कर ली थी और 3 महीने हो गए हैं इस बात को, जी जी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और दूसरा ये है कि मेरे बच्चे को 10 इयर्स हो जाएंगे इस कमिंग अगस्त में, जी लेकिन ये है कि 15 मंथ्स का गैप था उसका, पाकिस्तान में रह के आया था जब वो आई थिंक 5 मंथ का था। तो मैंने ये पूछना था कि अभी हम इनका इस अगस्त में उसका हम 10 इयर्स की बेस पे उसका हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते? देखें, जहाँ तक आपकी विड्रॉल की बात है, 3 महीने हो गए हैं। आपको चाहिए, या आपके अगर कोई वकील हैं तो उनको चाहिए होम ऑफिस से रब्ता करें, उनसे मालूमात करें कि अगर उन्होंने अपना डिसीजन विड्रॉ किया था तो अभी तक उन्होंने क्यों इतना टाइम लगा दिया। आपको अगर डॉक्यूमेंट्स इशू करने थे वो अभी तक क्यों नहीं हुए। जहाँ तक बच्चे की आपने बात की है, अगर बच्चा आपका यहाँ पे पैदा हुआ है, 10 साल उसको यहाँ पे हो गए हैं, 15 मंथ्स का गैप जो है, जो एक ऑब्वियसली इसमें जो होम ऑफिस जो है वो इस वजह से रिफ्यूज़ कर सकता है उस बच्चे की एप्लीकेशन। लेकिन ये केस वर्कर की डिस्क्रेशन है। अगर वो बच्चा ऑब्वियसली बहुत छोटा था, 1 साल 2 साल का, और उस अरसे में किसी वजह से उसको बाहर रहना पड़ा है और थ्रू आउट उसकी स्टडीज़ यहाँ पे हुई हैं, तो फिर वो डिस्क्रेशन उसके हक़ में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक पॉइंट हो सकता है जिस पे होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछें। जी जी पूछें। उसने इधर असाइलम किया है और इस बुनियाद पे असाइलम किया है कि वो उसका एक पार्टनर है और उसके पार्टनर के बच्चे हैं एक्स हस्बैंड से, तो वो इंडिया नहीं जा सकते दोनों। वो कह रहे हैं कि जब हम इंडिया जाएंगे तो मेरे माँ बाप किसी दूसरे से शादी करवाने वाले हैं, तो इस बुनियाद पे उसने असाइलम किया है। और दूसरा जो है, उसने उसको लेटर आया है कि अगर आपको बेनिफिट वगैरह चाहिए, घर चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप हमें वो इस नंबर पे कॉल कर ले। जी। अगर वो ये बेनिफिट वगैरह लेते हैं तो उसके एप्लीकेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, ये पूछना था। जी देखिए, बेनिफिट का असाइलम की एप्लीकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, असाइलम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसमें होम ऑफिस ने ये देखना है कि आया जो आप जो भी असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो असल में उसकी जान को ख़तरा है अपने मुल्क में, और वो सच बोल रहा है और असल में उसकी जान को ख़तरा है कन्वेंशन रीज़न की वजह से। और अगर होम ऑफिस सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ जी जो उसकी जान को ख़तरा है अपने मुल्क में, तो वो उसमें सालम देंगे। अगर वो बेनिफिट के लिए अप्लाई करता है उसका इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, बेनिफिट के लिए उनका अलग क्राइटेरिया है। जी, ये कितने चांसेस में, क्योंकि उसका पार्टनर इधर है, उसके बच्चे वो इंडिया नहीं जा सकता, वो कह रहे हैं उधर जाओ तो मुझे शादी करें। देखें बात ये है कि चांसेस की जहाँ तक बात है, ये बहुत मुश्किल है कहना। अभी तो अगर उनका इंटरव्यू हुआ है नहीं हुआ, खाली ये कहना कि जी उनको वहाँ पे ख़तरा है और उसमें कितने चांसेस हैं, बड़ा मुश्किल है कहना कि उनकी शादी करा देंगे, उनकी फैमिली है। तो इसमें बड़ी चीज़ें देखने की होती हैं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न्स हैं, क्या नहीं है, क्या एविडेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए अगर आप चांसेस का वो करना चाहते हैं, बेहतर उनको बोलें किसी वकील से जाके अपने केस को डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का टाइम हो गया। मेरा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें या आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो इस ईमेल एड्रेस पे भी आप मुझसे किसी वक्त भी प्रोग्राम के बाद भी कर सकते हैं। एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, मैं थोड़ी देर में दोबारा हाजिर हूँ। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। हम टेलीफोन कॉल दे रहे थे ब्रेक से पहले और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, मैं जब स्टूडेंट वीज़े पे आया था फिर मैं ओवर स्टे हो गया। जी जी।
फिर मैंने शादी की तो 5 साल का वीज़ा मिल गया। हम्म फिर मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया, पीआर भी मिल गया, 5 महीने हो गए पीआर का। हम्म तो अभी मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं। देखिए, नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस आपका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेगा। अगर आप जनवरी फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 है, 2000 जनवरी 2019 से वो जनवरी 2009 तक का रिकॉर्ड देखेंगे कि आप कभी इलीगल तो नहीं हुए, जो कि आपने कहा है कि आप ओवर स्टेयर हो गए थे। तो अगर ऐसी सूरत हो तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। तो आपको जब नेशनलिटी तब अप्लाई करें अगर आप जब आपको बिल्कुल 10 साल यहाँ पे लीगल हो जाए। बहुत शुक्रिया अली साहब, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जाकिर साहब, अली बात कर रहा हूँ। जाकिर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम है। अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक पहला सवाल ये है कि मैंने बच्ची का 10 इयर्स बेस पे अप्लाई किया हुआ है। जी। अप्लाई करना है, सॉरी। हम्म और अपना मुझे थोड़ा उसके से उसकी फीस कितनी होगी और ये कितने अरसे तक मतलब अपना नेशनलिटी का जो पेपर वगैरह वो आ जाता है? देखिए, मुझे फीस दूसरा ये कि हम मुझे 10 इयर्स के बेस पे मिले हुए हैं, मतलब एवरी 2.5 ईयर पे जी मुझे डीएलआर रिन्यू करना पड़ता है। ये जो बिटवीन यानी कि जो एक्सटेंशन का टाइम होता है, जब हम पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अरेंज करके भेजते हैं, ये जो टाइम है ये क्या लीगल टाइम होगा या कि? देखिए, अगर आप अली साहब अगर आप बच्चों के हवाले से पूछ रहे हैं ना, तो ये कुछ चीज़ ज़्यादा मैटर करती नहीं है, क्योंकि अगर आपका बच्चा या बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं और उनको यहाँ पे रहते हुए कंटिन्यूसली 10 साल हो जाते हैं, तो बेशक वो लीगल रहे हों या इलीगल रहे हों, ठीक है ना, या ओवरस्टेयर हों पेरेंट्स, वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन एज ब्रिटिश सिटीज़न, ठीक है। लेकिन इन एनी केस अगर आपका सवाल ये था कि जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा हो, वीज़ा ख़त्म होने से पहले आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जब तक आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती तो वो आपका टाइम पीरियड लीगली काउंट होता है। आप फ़ीस की बात कर रहे थे, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम फ़ीस के कितनी है, मेरे ख्याल में 1000 कुछ 1100 के लगभग है। लेकिन जो फॉर्म है वो फॉर्म टी है। आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें आपको उस फॉर्म की जो है एप्लीकेशन फ़ी भी मिल जाएगी। आम तौर पे 2 से 3 महीने अराउंड 3 मंथ्स लगते हैं ऐसी एप्लीकेशन डिसाइड होने में। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी जाकिर भाई, मैं हसन बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि जब आप इस कंट्री में आके असालम करते हैं, ठीक है, तो अगर आप मतलब जो खतरा शो करते हैं 2 कंट्री से, ठीक है, एक आपकी बाय बोर्न कंट्री है और एक आपकी नेशनलिटी वाली कंट्री है, ठीक है, तो जब आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है, लेकिन आपको जो प्रोटेक्शन है वो नेशनलिटी, जिस कंट्री की नेशनलिटी है उस बेस पे मिलती है, ठीक है, तो लेकिन इंटरव्यू में आपने यही बोला है कि जी मेरे को दोनों कंट्री में खतरा है, तो आप कौन सी कंट्री में नहीं जा सकते और कौन सी कंट्री में जा सकते हैं? देखिए इंटरव्यू में तो जो भी बोला है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे आपका। इंटरव्यू में तो जो भी आपने बोला है, लेकिन चूंकि आपने जिस कंट्री से आपको ख़तरा था और जहाँ के आप नेशनल थे, तो जहाँ तक मेरी इसमें इंफॉर्मेशन है आप उस कंट्री में नहीं जा सकते। तो अगर आप नेशनल एक कंट्री के थे और आपको फिर रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, तो जिस कंट्री के आप नेशनल हैं वहाँ पे आप नहीं जा सकते। ये मेरी अपनी जो है इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये है। उम्मीद करता हूँ आपको हसन साहब आप जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर महेश भट्ट बोल रहा हूँ जी। महेश साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा छोटा सा सवाल है। हमें डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 2011 में, अभी हमें मिल गई है लीव टू रिमेन 2017 मई में। तो अभी हमें ये पता करना है कि हम ब्रिटिश नेशनल के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं।
आपको डिस्क्रिशनरी लीव 2011 में मिली, 2017 में आपको इनडेफिनेट मिल गया, ठीक है। आप अच्छा जब आपको 2011 में डिस्क्रिशनरी लीव मिली, उससे पहले आपको क्या स्टेटस था? पहले हमारा कोई स्टेटस नहीं था, तो बच्चों के बिहाफ पे हमारे बच्चे मैं समझ गया। थे, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले आप ओवर स्टेट थे या इलीगल थे, ठीक है ना? जी, अगर ऐसी बात है तो 2011 में जब आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली है तो आप जिस महीने में भी उसी महीने 2021 में फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस अभी 5 साल बाद कर सकते हैं, इसका मतलब? देखिए आमतौर पे 5 साल बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई नेशनलिटी के लिए अप्लाई करता है पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, और अगर आपके अभी पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो 2011 से पहले आप ओवर स्टेयर थे, तो इसलिए अगर आप 2021 में अप्लाई करेंगे, जब आपका लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो आप लीगल होंगे, तो इसलिए आप 2021 में अप्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 2 साल बाद। बहुत शुक्रिया महेश साहब। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं नदीम बात कर रहा हूँ ओल्डम से। जी नदीम साहब बोलिए। जी मैंने पूछना ये था कि मेरे पास जॉब थी, मैं जॉब कर रहा था, वो अभी छूट गई है और मैंने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है जुलाई में। तो मैंने पूछना था ये कि कंटिन्यूस वेज स्लिप चाहिए होगी, इसमें क्या करना होगा? आपके पास स्पाउस वीज़ा है? जी स्पाउस वीज़ा। तो आपकी वाइफ काम कर रही हैं? नहीं। तो दोनों काम नहीं कर रहे? नहीं, अभी मेरे पास जॉब थी, ये इस वीक में छुट्टी है। जी। तो अभी मैंने ये पूछना था कि अब क्या प्रोसेस होगा, तो किस तरह होगा वो? तो आपका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है? जुलाई में। देखिए अगर तो आमतौर पे ये होता है कि आपको जब भी आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपको लास्ट 6 मंथ्स की अपनी पे स्लिप्स, अगर आप काम कर रहे हैं एम्प्लॉयड हैं, लास्ट 6 मंथ्स की पे स्लिप्स शो करनी पड़ती हैं। अगर आप कंटिन्यूस शो करनी पड़ती हैं? जी कंटिन्यूस ही होती हैं, लेकिन अगर किसी का कंटिन्यूस नहीं है तो फिर उनको लास्ट 1 ईयर में शो करना पड़ता है, पिछले यानी कि जब भी अप्लाई करेंगे लास्ट 1 ईयर की पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स कि आपने 18,600 से जो है वो ज़्यादा कमाया है, ठीक है ना, 18,600 मिनिमम कमाया है, ठीक है। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस नहीं होती तो फिर आप 6 महीने की पे स्लिप नहीं, आपको लास्ट वन ईयर का अपना सिस्टम शो करना पड़ेगा कि आपकी 18,600 या उससे ज़्यादा इनकम है। अगर वो भी नहीं हो सकता और आप की इनकम इतनी नहीं बनती तो फिर होम ऑफिस, अगर आपके यहाँ पे बच्चे भी हैं और जो है इनकम कम है, तो फिर आपको होम ऑफिस बजाय 5 साल के 10 साल की रूट में डाल देगा और बोलेगा कि जी आपको ठीक हम एक्सटेंशन तो दे देते हैं, लेकिन आप जो इनडेफिनिट के लिए बजाय 5 साल के, जो स्पाउस वीज़ा में 5 साल का होता है, आप 10 साल बाद एलिजिबल होंगे स्पाउस वीज़ा वो इनडेफिनिट के लिए। उम्मीद करता हूँ नदीम साहब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं लेस्टर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। जी बोलिए। कैसे आप, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। जी बोलिए। जी मेरा सवाल ये है कि अभी है ना, मुझे और मेरी वाइफ को लीव टू रिमेन मिली है। मेरी लड़की स्टेटलेस के ऊपर ब्रिटिश मिला था, उसके ऊपर से। तो मेरा सवाल ये है कि हम इंडिया से किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं लीव टू रिमेन के ऊपर? आप विजिट के लिए स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं? जी विजिट के ऊपर। देखें विजिट पे आप कर सकते हैं, अगर आपने ये शो करना चाह रहे हैं कि जी आप जो भी आपके बहन भाई जिसको भी स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं विजिट के लिए, कि आप उनको उनकी लुक आफ्टर करेंगे, आपको उनको मेंटेन एकोमोडेट करेंगे, तो उसमें आपकी अगर इनकम है, एकोमोडेशन है, तो आप कर सकते हैं। आमतौर पे वैसे बेहतर ये होता है कि किसी के पास इनडेफिनिट हो या ब्रिटिश पासपोर्ट हो, लेकिन अगर आपके पास लीव टू रिमेन भी है तो आप तो स्पॉन्सर इस हवाले से कर रहे हैं कि आपके पास जब वो आते हैं तो आप उनको रख भी सकते हैं और उनका ख़र्चा भी उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, क्या सवाल है आपका? जाकिर साहब वालेकुम सलाम, और मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। और मेरा आपसे ये सवाल था कि मेरा हस्बैंड जो है ना ओवर स्टे था, वो स्टूडेंट वीजे पर आया हुआ था जी। तो फिर हमने शादी किया इधर, तो हम बच्चा हुआ है, तो बच्चे की बेस पर हमने वीजा अप्लाई किया है नवंबर में, इस नवंबर में। तो उनका जो ना हमने 1 डे सर्विस यूज किया है, तो उन्होंने उसी वक्त ये ऑप्शन लगाया है कि आपकी कोई होम ऑफिस की
पिछली फीस रहती थी वो पे करो, वो तो हमने पे कर दिया है। अब वो कहते हैं कि मजीद जो है ना नजरसानी के लिए आपकी फाइल आगे भेज दी गई है। तो हम ये जानना चाहते थे कि वनडे सर्विस भी यूज किया लेकिन वो फिर भी इतना टाइम लगा रहे हैं, कम से कम कितना टाइम लगा सकते हैं, मैं ये जानना चाहती थी। थैंक यू आपका। जी देखें, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अगर आपके हस्बैंड पहली मरतबा इस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले उनके पास कोई वीज़ा नहीं था, तो आपको वनडे सर्विस पे जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वनडे सर्विस पे ऐसी एप्लीकेशंस जिनके पास कोई वीज़ा ना हो, ओवरस्टेयर हो, तो वो आम तौर पे डिसाइड नहीं करते। यही वजह है कि अभी होम ऑफिस ने आपको कहा है कि उन्होंने आगे भिजवा दिया केस वर्कर को और आपकी एप्लीकेशन कंसिडर हो रही है। वनडे सर्विस में आम तौर पे जो मैं समझा हूँ कि आपके हस्बैंड के पास पहले वीज़ा नहीं था, ओवर स्टेयर थे वो, तो चूँकि ऐसी बात थी तो वनडे सर्विस में उनको जाना बनता ही नहीं था। लेकिन ये तो एक बात है, चूँकि अब आपका बच्चा भी हो गया है, आप ब्रिटिश हैं, आपका बच्चा भी ब्रिटिश है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, अगर ऐसी सूरत हाल है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके हस्बैंड का को वीज़ा मिल जाएगा, अगर उनकी एप्लीकेशन वगैरह सही तरीके से हुई है। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करें, आम तौर पे ऐसी एप्लीकेशंस में 3 से 6 महीने लग जाया करते हैं, बाज़ वक़्त ज़्यादा टाइम भी लग जाया करता है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आपके हस्बैंड को वीज़ा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी ठीक, मैं एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं 2010 में यहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पर यहाँ पर आया था। जी जी। तो मैंने 2010 में स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पर आया था, तो 2012 में मैंने यहाँ ब्रिटिश से शादी कर ली। जी जी। तो मेरी वाइफ का ऑलरेडी पहले एक बच्चा भी था। जी जी। तो जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, मैंने 1 मंथ का जो ना वीज़ा रहता था जब स्टूडेंट वीज़े का मैंने किए, तो उन्होंने जो है ना डॉक्यूमेंट आफ्टर 2 मंथ के बाद भेज दिए कि तुम्हारी पिक्चर नहीं है उनके ऊपर। जी जी। तो मैंने दोबारा उनको जब भेजा तो उन्होंने मुझे 10 ईयर का रूट में डाल दिया। तो जब मैंने 10 ईयर का रूट, ओके, मैंने 2 टाइम अभी अप्लाई कर चुका हूँ तो लीव टू रिमेन मिली है। अब मैं मतलब मेरे अगर 2020 में मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या मैं 10 ईयर के, मेरे फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, 26,000 मेरी अभी। जी मैं समझ गया, लेकिन आपने जब 2010 में जो आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा था, स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई किया, तो वो दिया कब वीज़ा उन्होंने? जी उन्होंने दिया था वीज़ा। नहीं दिया कब उन्होंने? वीज़ा चाहिए था लीव टू रिमेन का। नहीं दिया कब उन्होंने? वीज़ा कब दिया? उसमें कितना टाइम लगाया उन्होंने? 1 ईयर लगाया उन्होंने। 1 ईयर। देखें, असूलन तो ये है कि जब आपने अगर आपने फ़ोटो सही तरह नहीं भेजा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो कानूनन जो है वो वैलिड नहीं होती। इसी वजह से आपकी एप्लीकेशन वापस कर दी। अब जब आपकी एप्लीकेशन वापस कर दी तो आपका उस वक्त तक उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हुआ था, तो आप जो है ओवरस्टेयर हो जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने आपको स्पाउस वीज़ा पे शायद 5 साल के बजाय 10 साल के रूट में डाल दिया। लेकिन अगर आपकी एक इनोसेंट मिस्टेक हो, इसमें होम ऑफिस जो है वो उसको कंसिडर करता है। आप अगर 10 साल आपको 2020 में हो जाते हैं, अगर आप 2020 में अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट के लिए, तो आपकी एप्लीकेशन बहरहाल रिफ्यूज़ हो सकती है कि जी आप 2010 से 2011 फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलीगल थे, ओवरस्टेयर थे, लेकिन आपकी अगर जेन्युइन मिस्टेक थी, आपने उसी वक्त भिजवा दिया था, तो केस वर्कर की डिस्क्रेशन होती है। अगर सही तरीके से एप्लीकेशन आपकी की जाए, उसमें सारा एक्सप्लेन किया जाए, तो आपको मिल भी सकता है 2020 में, अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना चाहें। और अगर आप बिल्कुल श्योरिटी चाहते हैं, गारंटी की कोई रिफ्यूज़ल ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में जब आपको 2011 में या जब भी स्पाउस वीज़ा मिला था, उससे फिर 10 साल आगे चले जाएं, तो 2021 में फिर आप अगर इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर उसमें किसी किस्म की कोई मसले वाली बात नहीं लगती। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक मरतबा फिर ब्रेक का टाइम हो गया है। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी या किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। तो एक ब्रेक पे जाते हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, मैं थोड़ी देर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो और मैं हूं जाकिर खान। हमारे अब इस प्रोग्राम का ये चूँकि आखिरी सेगमेंट है, प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, इसलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? ये जुल्फ़िकार खान बात कर रहा हूँ न्यूकासल से। जी जुल्फ़िकार खान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अच्छा
सर ये मैं तकरीबन 21 जून 2018 को जो है ना यूके आया था जी जी फैमिली के साथ। तो वो उधर जो प्रॉब्लम थी मेरे पाकिस्तान में, मैंने उस वजह से फिर जालिम क्लेम की विजिट वीजे पर हम आए थे ना। जी जी। तो अभी आज मुझे लेटर मौसूल हुआ है, वो जो हमारे जो केस था तो उसका वो रिफ्यूजल हुआ है ना। जी जी। तो मैं इधर जो है ना मेरे साथ बीवी है, 2 बच्चे, एक बेटा मेरा इधर हुआ है यूके में। तो काइंडली आप अगर को थोड़ी रहनुमाई करे, भी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वकील को भी अटैच नहीं किया था, खुद ही वो क्वेश्चनेयर मैंने जो सेंड की हुई थी होम ऑफिस को। तो अभी अपील का उन्होंने मुझे हक दिया कि 14 दिन में आप अपील कर सकते हो। लेकिन ये जो उन्होंने मुझे भेजा है तो उनमें से 2-3 ग्राउंड ऐसे है कि मैंने वो बातें नहीं की थी उसमें से, और उन्होंने जो ना वो लिखी हुई है ना, क्योंकि वो उन्होंने गलत लिखी हुई है ऑफिस वाले ने, क्योंकि वो उन्होंने एक वो हमें दिया है ना वो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। देखिए जुल्फ़िकार साहब, बात ये है कि आपको अपील का राइट मिला है। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे मौके पे बेहतर होता है कि वकील के थ्रू हो, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो हैं वो कानूनी चीज़ें होती हैं, उसका आपको नहीं मालूम होगा। अभी भी अगर आपको कोई वकील नहीं है तो आपको चाहिए कि कोई वकील फ़ौरन आप करें, और अपील का आपके पास टाइम है, आप अपील करें। अगर आप समझते हैं कि उन्होंने होम ऑफिस ने गलत फ़ैसला किया है, जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने अक्सर चीज़ें गलत भी लिखी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर आप अपील पे इस चीज़ को डिस्कस किया जा सकता है, और आप जब अदालत में जाएंगे तो इस सारी चीज़ों को कोर्ट देखेगी। तो अगर आपके पास अभी भी कोई वकील नहीं है, आपको चाहिए कि किसी भी वकील से आप जो है वो रब्ता करें और जो है वो आपका केस करें। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी नासिर खान बात कर रहा हूँ लीड से। जी नासिर साहब बोलिए। जी मेरे बच्चों के 7 साल पूरे हो गए हैं दिसंबर में, फिर उसके बाद हमने फ्रेश क्लेम डाल दिया। तो ये पूछना था कि अभी फ्रेश क्लेम का जवाब कितने दिनों में आता है? देखें, अब फ्रेश क्लेम का जवाब जो है उसमें कोई फ़िक्स टाइम तो नहीं है, ये तो केस पे डिपेंड करता है। वैसे आप 7 साल की बेसिस पे अगर कह रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, बाज़ औक़ात जो है वो लंबा टाइम भी लग जाता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने में भी डिसाइड हो सकता है, और 1 महीने में भी हो सकता है। कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये आपकी जो भी पुरानी हिस्ट्री है, जो केस वर्कर आप उस पर काम कर रहा है, उनका क्या जो है वो कितना लोड है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, कुछ कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा। आम तौर पे 3 से 6 महीने का टाइम जो है वो लग सकता है। मुझे जी वन स्टॉप का नोटिस मिला था, फिर उसके बाद मैंने सारा प्रोसेस किया था। जी ठीक है, ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि 6 महीने के आसपास आपका डिसीजन आ जाएगा। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर शकील बात कर रहा हूँ। जी शकील साहब बोलिए। जी शकील साहब बोलिए। 2 छोटे-छोटे सवाल थे। एक तो ये कि FLR FP पे अगर आजकल कितनी देर लग रही है, अगर कोई आदमी उसके लिए जल्दी डिसीजन लेना चाहे तो कोई एक्स्ट्रा पे करके ले सकता है? देखिए दूसरा सवाल ये था जी कि जो बच्चा यहाँ पैदा होता है, चाहे उसके पेरेंट्स लीगल हो या इलीगल हो या जैसे भी यहाँ पे आए हो, तो उसको 10 साल के बाद वो नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। जी जी। और दूसरी सूरत में अगर कोई बच्चा किसी और कंट्री से आया है और उसको भी यहाँ उसी सर्कमस्टांसेस में 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन के लिए या नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या इस फ़र्क को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो उस पर कितना खर्चा? देखें इतनी लंबी तो अभी बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं क्विकली आपकी बात बता देता हूँ। जहाँ तक आपका FLR FP की बात आपकी थी, उसमें आमतौर पे तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द केस तकरीबन 3 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आप एक मरतबा FLR FP करें तो फिर उसमें क्विक डिसीजन के लिए आप कोई मज़ीद फ़ीस कर दें। अक्सर ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं कि आप अगर प्रायोरिटी में करना चाहें तो उसकी के लिए एक्स्ट्रा आप फ़ीस पे कर सकते हैं। FP एप्लीकेशन अगर अगेन वो ह्यूमन राइट्स वगैरह पे है तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सर्विस है कि जिसमें आपको क्विक डिसीजन दें जब एक मरतबा आप एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं। आपने जो बच्चे के हवाले से सवाल किया 10 साल की बेसिस पे, तो देखिए ये तो कानून है ना कि अगर बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो वो और उसको यहाँ पे 10 साल हो जाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होता है। अगर जो बच्चा नहीं पैदा हुआ
तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए तो नहीं अप्लाई कर सकता एज ब्रिटिश सिटीज़न, लेकिन बहरहाल उसकी एप्लीकेशन तो बन सकती है ना कि वो यहाँ पे उसको इतना अरसा हो गया, बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो गए हैं, तो उसको यहाँ पे आप लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन भी हो सकती है उसकी, कि उसको यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए। वो बहरहाल एक अलग सिचुएशन है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कोई यहाँ पे पैदा होता है या नहीं पैदा होता, तो क्योंकि कानून है वो ये कहता है कि जो यहाँ पे पैदा होगा उसको यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ शकील साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन अगर आप मज़ीद डिस्कस करना चाहें डिटेल में तो किसी वकील के पास जाके डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, और अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस प्रोग्राम में स्क्रीन पर जो हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा तो उस वक्त आएगा, तो आप मुझसे भी मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? वजीहा बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ असाइलम का केस डाला है जी जी, लेकिन मुझे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे और मुझे अकोमोडेशन भी नहीं मिल रही जी जी। पहले मिल रही थी लेकिन अभी उन्होंने कट ऑफ कर दिया हुआ मेरा सिर्फ फैमिली में से जी जी। तो एक तो मुझे ये पूछना है और वो मुझे कह रहे हैं कि आप सेक्शन 4 अप्लाई करो। जी जी। देखिए आप कट ऑफ, क्या आपकी एज का इशू, पहले आप अंडर 18 थी या क्या, ऐसी सिचुएशन है? नहीं, जब मैं असाइलम मैंने डाला है अपना तो मैं ओवर 18 थी। मेरी एप्लीकेशन उन्होंने अलग से ली थी, लेकिन थ्रू आउट मेरा जो केस है मेरी मदर के साथ, लाइक मेरी बाकी सिबलिंग्स के साथ है, और रिपोर्टिंग भी मैं अपनी मदर के साथ कर रही हूँ, अपने बाकी सिबलिंग्स के साथ कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली उन्होंने बिल्कुल ही अलग कर दिया है। जी जी। तो मेरा रेफरेंस नंबर, मेरी हर चीज मेरी मदर के साथ लिंक है। ठीक है, लेकिन केस तो आपका अलहदा से ही होगा, लिंक किया होगा आपकी मदर के साथ। अब अगर उन्होंने क्यों बिल्कुल आपकी जो है वो सपोर्ट जो है वो बंद कर दी है, और क्यों ये जरा मतलब उन्होंने कोई रीज़न कहा है कि क्यों आपको वो सपोर्ट बंद कर रहे हैं, पहले दे रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लाइक मुझे कोई ऐसा लेटर रिसीव नहीं हुआ उनकी तरफ से कि जिसके ऊपर लिखा हो कि सपोर्ट क्यों खत्म कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको सपोर्ट मिल रही थी। अभी ना तो मैं अपनी मदर के साथ रह सकती हूँ, ना ही कोई बेनिफिट्स मैं क्लेम कर रही हूँ। सो लेकिन केस मेरा अभी चल रहा है क्योंकि हमारा केस अभी हाई कोर्ट में है जी जी, और वो मेरी मदर के साथ ही है। देखिए इसमें सिचुएशन है बड़ी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। जी जी, इसमें देखें आपको बहरहाल नैस से ही रब्ता, जो असाइलम सपोर्ट सर्विस होती है उन्हीं से रब्ता करके उनसे मालूम करना होगा कि क्यों आपको आपकी सपोर्ट बंद हुई है जो कि पहले आपको मिल रही थी, और अब वो क्यों चाह रहे हैं कि सेक्शन 4 सपोर्ट आप मिले, और आपको अपनी मदर से क्यों, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नोयत तो नहीं मालूम आपके केस की, आपकी मदर की केस की क्यों लिंक है और क्या सूरत हाल है। तो इसलिए बेहतर है अगर आपके कोई वकील हैं उनसे आप इस सिलसिले में रहनुमाई लें, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल आपकी केस की होगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? खलील बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी खलील साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी ब्रिटिश सिटीजन से शादी हुई थी 5 years ago, so I had 2 extensions 2.5 years each। तो उसके बाद अभी मुझे ILR मिला, तो मैं अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई हैड टू गो इनटू डेट मैनेजमेंट प्लान, यू नो मेरी कुछ पेमेंट्स भी डिफॉल्ट हुई हैं। तो अभी डेट मैनेजमेंट के थ्रू मेरी पेमेंट्स तो उनको रेगुलर जा रही हैं, बट ऑब्वियसली दे आर रिड्यूस्ड पेमेंट्स। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अभी अपनी नेचुरलाइजेशन अप्लाई करता हूँ तो इसका कोई इम्पैक्ट होगा उस पे नेशनैलिटी? देखिए आपकी अगर अरेंजमेंट चल रही है, आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट नहीं है, अगर आपके खिलाफ कोई बैंक्रप्सी इश्यूज कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है या ऑर्डर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे फिर फर्क पड़ेगा। जी अच्छा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसमें? जी, आप जो फॉर्म देखेंगे ना, जो फॉर्म होता है उसमें वो पूछते हैं आपसे कि अगर आप को जो है आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कन्विक्शन, काउंटी कोर्ट जजमेंट वगैरह तो नहीं है, या कोई बैंक्रप्सी ऑर्डर वगैरह तो नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई आपके डेट मैनेजमेंट आपका सिलसिला, आपकी कोई अरेंजमेंट हुई है तो उसके बारे में तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पूछा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है आपके खिलाफ अगर कोई कन्विक्शन नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खलील साहब। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि चाइल्ड बेनिफिट क्या पब्लिक फंड में आता है? जी टेक्निकली तो आता है जी, कानून। तो फिर मेरी बहू का नेशनलिटी के लिए गया हुआ है, तो क्या इसको कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए आपकी बहू को अगर गया तो बच्चे को मिल रहा है ना, बच्चा ब्रिटिश नेशनल है, तो मेरा नहीं ख्याल के फर्क पड़ेगा। जी जी जी, तो कोई मसला नहीं होगा ना? जी आमतौर पे वैसे मसला नहीं होता, टेक्निकली तो बिल्कुल वो पब्लिक फंड्स हो गया इनका। जी जी, मेरा नहीं ख्याल का मसला होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
हेलो हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? मैं मिसेस जाहिद बोल रही हूँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब स्पाउस वीज़ा पे आप कितना देर आउटसाइड द कंट्री रह सकते हैं, क्योंकि अभी लाइक वी हैव बीन अवे फॉर 2 months, लाइक हम पाकिस्तान में थे, अभी हमें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी 1 महीना मेरे साथ मेरे हस्बैंड रहे और अभी वो ऑस्ट्रेलिया मेरे साथ नहीं जा सकते क्योंकि मतलब यानी उनकी जॉब है, जी, तो मैं स्पाउस वीज़ा पे देखें हूँ आप और देखें वैसे तो 6 महीने अलाउ करते हैं साल में कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके इश्यूज हो सकते हैं लेटर ऑन। बेहतर ये होता है कि साल में 3 महीने से ज़्यादा आप यूके से बाहर ना रहें। अच्छा, जी लेकिन 6 महीने अलाउड हैं यानी जी, 6 महीने आपको आमतौर पे अलाउ करते हैं। वन ऑफ आप उसको एज अ विद पैटर्न ना हस्बैंड बनाएं, और विद लाइक विदाउट यानी जो मेरे ब्रिटिश स्पाउस के साथ कि उनके बगैर, उससे फ़र्क नहीं लाइक पड़ता। अभी उससे उससे क्योंकि अगर ये तो मैं आपके वीज़े की कंडीशन बात कर रहा हूँ ना, आपके आपके जो स्पाउस हैं उनके पास तो ब्रिटिश वीज़ा होगा, ब्रिटिश पासपोर्ट होगा ना, मेरे ख्याल में आप जा चुके हैं। अगर आपके स्पाउस हैं उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ये इंडेफिनेट है, तो उन पे तो कोई कंडीशंस नहीं है। मैं स्पाउस वीज़े की कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जाकिर भाई, मैं रेडिंग से बात कर रहा हूँ। मैंने ये पता करना था आपसे जी कि जो यूरोपियन जो हैं उनके स्पाउस की कोई मिनिमम थ्रेशहोल्ड होती है, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि रिटेन राइट में अगर आपके पास आईडी का एविडेंस ना हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, मतलब क्या उसके लिए अटेम्प्ट्स होती हैं जो की जा सकती देखिए हैं? बात यह है, जहाँ तक मिनिमम की बात है तो उसमें मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। जिस तरह कि आप कोई ब्रिटिश हो तो उसमें होता है 18,600 पाउंड्स। बहरहाल इतना हो कि ऑब्वियसली वो मेंटेन अकोमोडेट कर सकें अपने डिपेंडेंट्स को। जो आप उसकी बात कर रहे हैं रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए आईडी के इश्यूज़ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। लेकिन इसमें काफ़ी आजकल कोर्ट भी और जो होम ऑफिस भी इस चीज़ को काफ़ी वो कर रहे हैं कि जी आईडी आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो अगर आप आपके स्पाउस जो हैं यूरोपियन स्पाउस, वो उनकी डिटेल्स हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह की, तो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस आपको पूरी सिचुएशन देनी चाहिए। अपनी तरफ से आप जितनी कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपको आईडी ओरिजिनल हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो आज का ख़त्म हो गया। मज़ीद कॉल्स आज हम नहीं ले सकते। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा वीनस टीवी पे शाम 6 बजे नेक्स्ट ट्यूसडे को शाम 6 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। आपका कोई भी ईमेल हो, कोई सवाल हो, इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आप मुझसे मिलना चाहें तो इस ईमेल के ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।